हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। पहला होता है बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। मतलब कि इस विज्ञान का मतलब हो गया विशेष ज्ञान। ठीक है। अब विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये जो साइंस वर्ड है वह लैटिन भाषा के साइनेंसिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब कि जानना। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस विज्ञान की परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा है वह विशेष ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध होता है, विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद जो इसकी परिभाषा हो गई, अब ये देखेंगे कि इस जो विज्ञान है इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये जो विज्ञान है इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, ये हो गए साइंस के तीन पार्ट, लेकिन हम इस वीडियो में जो बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। साइंस को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें से बायोलॉजी उसी का एक भाग है। बायोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये बायोलॉजी क्या होता है। यह बायोलॉजी जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है और इसको सबसे पहले किसने दिया, इसकी डिफिनीसन क्या होती है, इसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोज और दूसरा है लोगोस। बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब इस बायोलॉजी का वर्ड हो गया, बायोज का मतलब हो गया लाइफ और स्टडी का मतलब हो गया, लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। मतलब बायोलॉजी का पूरा अगर हम अर्थ लें तो लाइफ की स्टडी। मतलब कि अगर देखिए इसमें लाइफ का स्टडी आ रहा है, मतलब कि लाइफ जिसमें जीवन पाया जाता हो। अगर जीवन की बात करें तो पौधों में भी जीवन पाया जाता है और हम लोगों में भी जीवन पाया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं सब में जीवन पाया जाता है। तो मतलब उन सभी का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनेरेनस ने ही 1802 ईस्वी में प्रयोग किया था। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में। जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में, इस विज्ञान में जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जीवों की संरचना का मतलब क्या होता है। मतलब उन जो भी कोई भी अगर जीव है उसकी संरचना कैसी है, किस तरह वह दिखता है, उसके बारे में अध्ययन और उस कार्य। अब इसमें अगला पॉइंट है कार्यों के बारे में। कार्यों के बारे में तो मतलब उस जीव द्वारा क्या कार्य किया जाता है अपने लाइफ को चलाने के लिए, मतलब कि अपने लाइफ को जीने के लिए उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में। अब इसके बारे में अगला पॉइंट है विकास के बारे में। मतलब कि वो जीव का विकास किस प्रकार हुआ है, वो पहले किस जीव से हुआ है उसका विकास, वो पहला उसके जो पूर्वज कैसे थे, इसके बारे में पढ़ना है। और उद्भव क्या हुआ है, उद्भव और उस जीव किसी जीव के उद्भव कहाँ से हुआ है इसके बारे में पढ़ना है। और पहचान के बारे में पढ़ना है कि किसी जीव को हम कैसे पहचान सकते हैं। और वितरण के बारे में क्या है, वितरण का मतलब होता है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एक कह सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हो। और क्या होता है, और बहुत सारे जीव जो होते हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह ही पाए जाते हैं, किसी विशेष जगह ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। और अगला क्या है, वर्गीकरण। अगला क्या है, वर्गीकरण है। मतलब कि उस जीव को जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस जीव का वर्गीकरण में स्थान क्या है और किस संघ में आता है और किस क्लास में आता है, किस ऑर्डर में आता है, किस फैमिली में आता है, इसके बारे में अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, अब इसी जीव विज्ञान की इंग्लिश में परिभाषा दी गई है, द ब्रांच ऑफ साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस डैट विच डील्स विथ स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ, इवोल्यूशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना के बारे में, ग्रोथ मतलब विकास के बारे में, और इवोल्यूशन का मतलब और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण के बारे में दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ग्रोथ दिया है उसमें इसमें दिया है शरीर के ग्रोथ के बारे में, और जो है इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जीव का क्रम से कैसे विकास हुआ, क्या होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं जैसे एम्फिबियंस होते हैं या फिर कह सकते हैं उभयचर जो होते हैं, उनका विकास हुआ था जैसे कि जो एक्वेटिक फॉर्म में रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, उनसे विकास हुआ था। इसी प्रकार उनके विकास का क्रम कैसे, जो क्रम था वो कैसा होता है, कहाँ कब से स्टार्ट होता है, इसके बारे में है इवोल्यूशन का मतलब। दोस्तों अब हम और जानेंगे कि जो बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनका बहुत ही योगदान रहा बायोलॉजी के क्षेत्र में, तो उन साइंटिस्टों के बारे में हम आगे जानते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे जीव विज्ञान का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था। तो जीव विज्ञान का प्रथम उल्लेख 5वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीक चिकित्सा ग्रंथ में हुआ था। जीव विज्ञान का जो सबसे पहले उल्लेख ग्रीक चिकित्सा ग्रंथ में ही देखा गया था, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में पता चला। अगला है मानव रोग से संबंधित प्रथम लेख। जो मानव रोग, बहुत सारे मानव में जो रोग होते हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रथम लेख था हिप्पोक्रेटस ने दिया था, जो कि जिनका समय था 460 से 370 BC। अगला साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ही बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अपना योगदान दिया, जिनको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। इनका इंग्लिश में नाम है एरिस्टोटल। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ये फादर ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी भी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसमें इस पुस्तक में 500 जंतुओं का क्लासिफिकेशन दिया गया था। इस जो हिस्टोरिया एनिमिलिया है, इसमें 500 जंतुओं का क्लासिफिकेशन दिया गया था। इनका जो 500 जंतु का क्लासिफिकेशन का जो बेस था, मतलब उनको किस आधार पे क्लासिफाई किया गया था, उसका बेस था जंतुओं की संरचना, स्वभाव और उनका रिप्रोडक्शन, मतलब जनन के आधार पर हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 जंतुओं का क्लासिफिकेशन इसी के बेस पर किया गया था अरस्तु के द्वारा। और इनका एक और योगदान रहा, मुर्गी के अंडे में भ्रूण का अध्ययन इन्होंने किया था। जो अरस्तु जी थे, उन्होंने मुर्गी के अंडे में भ्रूण का अध्ययन किया था, जिसको इसलिए इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अगले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया बायोलॉजी के क्षेत्र में, और इसी जो अरस्तु जी हैं, इन्हीं के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जी थे जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और हिस्टोरिया प्लांटेरम में हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखा गया था, जो कि थियोफ्रेस्टस के द्वारा हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा गया था, जो कि पादप इतिहास है। ये अरस्तु जी के ही शिष्य थे, जो इन्होंने देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये थियोफ्रेस्टस जी के पुस्तक का नाम है, और हिस्टोरिया एनिमिलिया अरस्तु जी के नाम है। हिस्टोरिया दोनों में जो पहला नाम है दोनों में सेम है, तो क्या होता है, गलती यही हो जाती है कि हम थोड़ा इसका उसमें लिख देते हैं, इसका उसमें लिख देते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। और अगले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया, इनको नाम है प्लाइनी, जिनका जो समय था 23 से 79 AD था, और जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा, मतलब कि
नेचुरल हिस्ट्री लिखा। ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। जो प्लाइनी जी के जो नेचुरल हिस्ट्री की जो पुस्तक थी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। जो अगले साइंटिस्ट हैं गैलेने ने, जिनका जो समय था 130 से 200 ईस्वी तक था, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के जनक कहलाते हैं गैलेने। दोस्तों इसी क्रम में जो अगले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया था बायोलॉजी के क्षेत्र में, अल्बर्ट मैग्नस जी थे, जिनका जो समय था 1200 ईस्वी से 1280 ईस्वी तक था। उन्होंने ऑन एनिमल एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अपने समय में। अगले जो साइंटिस्ट हैं वे हैं एंड्रियस विसेलियस। उनका जो समय था 1514 से 1564 ईस्वी तक था। इन्होंने क्या किया था, 1543 ईस्वी में ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एक पुस्तक लिखी थी, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी इनको कहते हैं, इनको फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। और इन्होंने मानव शरीर के आंतरिक अंगों का भी अध्ययन किया था। जो मानव के शरीर में बहुत सारे जो आंतरिक अंग हैं, जैसे किडनी हो गए, फेफड़ा हो गए, और बहुत सारे जो अंग हैं, जो लीवर हो गया, उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था एंड्रियस विसेलियस ने, जिनका जो समय था 1514 से 1564 ईस्वी तक था। अगले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, जिनका जो समय था 1628 ईस्वी इनका जो समय था। उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जीवों में जो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, किस सिस्टम के माध्यम से होता है, इनका अध्ययन किया था इन्होंने, विलियम हार्वे जी ने। और उन्होंने मानव कारकी एवं भ्रौड़ी का अध्ययन भी किया था विलियम हार्वे जी ने। अगले जो आते हैं साइंटिस्ट मार्सेलो मेलपिगी जी आते हैं, जिनका जो समय है 1628 से 1694 ईस्वी तक। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। मेढक में इन्होंने ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है इसका अध्ययन किया था उन्होंने। और इन्होंने मुर्गी के भ्रूण का भी अध्ययन किया था। यहाँ पर एक याद करने वाली चीज़ है, जो अरस्तु जी थे उन्होंने भी मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन किया था। और इधर जो मार्सेलो मेलपिगी जी हैं उन्होंने भी मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन किया था। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है। और आगे इसी कड़ी में आते हैं जॉन रे का जो समय था 1627 से 1705 ईस्वी का था। इनको थ्योरी ऑफ स्पीसीज इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि जीवों के जातियों पर थी। और उन्होंने जीवों के जातियों के बारे में डिटेल बताया था इस पुस्तक में। और इन्होंने इंसेक्ट कीट वर्ग के जो जितने भी जीव थे उनका, रेप्टाइल मतलब सरीसृप और टेट्रापोडा का उन्होंने एकदम क्लासिफिकेशन इन्होंने जॉन रे के द्वारा किया गया। और अगले जो हैं जो साइंटिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंसी जी हैं, इन्होंने इनको फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लिनियस, जिनका समय था 1707 से 1778 तक ईस्वी तक। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसको मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इसके वर्गीकी का फादर भी कहते हैं। वर्गीकरण, इन्होंने वर्गीकरण का एक बहुत ही बड़ा द्विनाम पद्धति इन्होंने सिद्धांत दिया, द्विनाम पद्धति एक वर्गीकरण का सिस्टम दिया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और एनिमल एंड प्लांट का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैरोलस लिनियस को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। और इन्हीं इस द्विनाम पद्धति की वजह से कैरोलस लिनियस को आज जाना जाता है। और अगले जो आते हैं साइंटिस्ट जो हैं क्यूवियर जी हैं, जिनका जो समय है 1769 से 1832 ईस्वी तक है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इसको फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है,
और इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी भी कहते हैं, जो क्यूवियर जी हैं। और अगले जो आते हैं साइंटिस्ट आते हैं वे लैमार्क आते हैं, जिनका जो कार्यकाल था 1744 से 1829 ईस्वी का था। इन्होंने अर्जित गुणों की वंशागति का अध्ययन किया गया था। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि जैसे बहुत सारे जीव रहते हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत सारे गुण को अर्जित करते हैं, गुण सीखते हैं। उन गुणों का वंशागति कैसे होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, इन गुणों का इन्होंने लैमार्क जी ने अपना अध्ययन किया था और बताया था। अगले जो आते हैं साइंटिस्ट आते हैं वार्नवेयर, जिनका जो समय था 1792 से 1876 ईस्वी तक था, 1876 ईस्वी तक था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। देखिए जो एम्ब्रियो के जो फादर हैं उनको अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन वे पहले के थे और ये इनको मॉडर्न इस समय के लिए मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का कहते हैं वार्नवेयर को। वो अरस्तु जी थे वो पहले के थे, ये मॉडर्न के हैं जो वार्नवेयर जी हैं। दोस्तों ये कुछ जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने बायोलॉजी में बहुत सारा अपना योगदान दिया और बहुत सारे खोज करके साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अपना योगदान दिया था। और यह इस पूरे वीडियो में आपको जो बायोलॉजी है इसके इतिहास के बारे में बताया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।